नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। पिछली वीडियो में हमने जाना था मानव सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक सिद्धांत के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक है भाषा का संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज 15वां लेक्चर है। यदि आपने पिछले 14 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को साधारणतया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि हम किस प्रकार से सोचते हैं इसमें समाज और संस्कृति दोनों की भूमिका होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो यदि हमें कुछ संज्ञा के नाम दिए जाते हैं जिनमें चाकू, सेब, प्लेट, अंगूर और कप हैं और कहा जाए कि इनको वर्गीकृत करें, तो ज़्यादा संभावना ये होंगी कि हम चाकू, कप और प्लेट को एक बर्तन की श्रेणी में रखेंगे और सेब और अंगूर को एक फल की श्रेणी में रखेंगे। सामान्य तौर पर अभिभावक व विद्यालय बालक के चिंतन को आकार देते हैं, यानी कि किस प्रकार से बालक सोचेगा उसको आकार देने का कार्य करते हैं, जो कि सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। अतः अभी भी व्यक्ति जो सोचता वो करता है, वह सांस्कृतिक मूल्यों व अभ्यास के परिणाम का घोतक है। यहाँ तक कि कुछ विचारधारा सैकड़ों व हजारों सालों और कुछ आधुनिक सामाजिक संदर्भों को दर्शाती है, यानी कि व्यक्ति अभी भी जो भी सोचता है या करता है वो सभी सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर ही करता है, यानी कि जो उसे पहले सिखाए गए हैं, चाहे वो अध्यापक के द्वारा हो या विद्यालय और या उसके घर वालों के द्वारा हो। वाइगोत्स्की का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को पहले संस्कृति की संप्रेषण प्रणाली में दक्षता हासिल करनी चाहिए। इस प्रणाली का प्रयोग अपने चिंतन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए, जिससे वह संज्ञात्मक विकास और विचारों के प्रयोग की क्षमता से अपने कार्य को नियंत्रित कर सकेगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक प्रकृति का होना है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है वाइगोत्स्की का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को पहले संस्कृति की संप्रेषण प्रणाली में दक्षता हासिल करनी चाहिए, यानी कि जो संस्कृति की में दी गई चीज़ें हैं, संस्कृति के द्वारा जो उसको सीख मिल रही है, उनमें पहले दक्षता हासिल कर लेनी चाहिए, यानी कि उसमें निपुण हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद उसके द्वारा चिंतन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए, यानी कि उस दक्षता का प्रयोग अपने चिंतन की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए, जिससे कि वह संज्ञानात्मक विकास और विचारों के प्रयोग की क्षमता से, यानी कि जो उसके संज्ञानात्मक विकास हुआ है उनके द्वारा और उसके विचारों के प्रयोग की क्षमता के अनुसार अपने कार्यों पर नियंत्रण कर सकेगा, यानी कि जो भी वो कार्य कर रहा है उसके द्वारा वो कंट्रोल में रहेंगे। वाइगोत्स्की के मतानुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा की दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जिसके द्वारा भाषा सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान चिंतन के तरीकों तथा बच्चों के समस्या समाधान के लिए प्रधान माध्यम के रूप में कार्य करती है, और यह हस्तांतरण प्रौढ़ों के द्वारा किया जाता है। प्रौढ़ों यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों से यहाँ पर माना जा सकता है कि जो वयस्कावस्था में होते हैं। अंतोगत्वा भाषा अपने आप में आध्यात्मिक अनुकूलन का सशक्त साधन बन जाती है। वाइगोत्स्की पियाजे से इस बात पर सहमति रखते हैं कि बच्चों का प्रारंभिक चिंतन भाषा विकास पर निर्भर नहीं करता और प्रारंभिक भाषा बच्चे के पूर्व ज्ञान को दर्शाती है। यद्यपि वाइगोत्स्की इस कथन के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भाषा और विचार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वाइगोत्स्की ने पियाजे द्वारा गैर सामाजिक अभिव्यक्ति को आत्मकेंद्रित करार दिए जाने को असल में पूर्व भाषा ज्ञान से शाब्दिक तर्क का परिवर्तन कहा है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में दूसरों से संदेशों को लेने के लिए संकेतों का अर्जन और विमर्शित शिक्षण आता है। विकास तब होता है जब बच्चे इन संकेतों को आत्मसात कर लेते हैं, जिससे वो चिंतन व समस्या समाधान में सक्षम हो सके, वह भी बिना किसी सहायता के। इस क्षमता को आत्मनियंत्रण कहते हैं। आत्मनियंत्रण व स्वतंत्र चिंतन के लिए पहला चरण अर्थपूर्ण कार्यपूर्ण कार्य व ध्वनि को सीखना है, यानी कि यहाँ पर आसान भाषा में समझा जाए तो यहाँ पर कहते हैं पियाजे से इस बात पर सहमति रखते हैं वाइगोत्स्की कि बच्चे का प्रारंभिक चिंतन भाषा विकास पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो उसका प्रारंभिक चिंतन है उसमें भाषा का कोई उतना बड़ा रोल नहीं होता है, और जो भी प्रारंभिक भाषा है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान को दर्शाती है, यानी कि उसे पहले से क्या क्या ज्ञान हुआ है। उदाहरण के लिए जब बच्चा किसी वस्तु की तरफ बढ़ता है तो वह दूसरों के लिए संकेत होता है कि बच्चा वह वस्तु चाहता है, यानी कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो घुटने के बल पे चलता है तो वो यदि किसी वस्तु की तरफ बढ़ रहा होता है तो यहाँ पर हम पहले से ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि शायद उस बच्चे को सामने रखी वाली चीज़ चाहिए।
भाषा के अर्जन में बच्चे ध्वनि को अर्थ से जोड़ते हैं। आत्मनियंत्रण व अंतः संरचना के विकास में दूसरा चरण अभ्यास का होता है, यानी कि जब हम बच्चे को कुछ दिखाकर, कुछ वस्तु दिखाकर, जैसे कोई फल है, फल में मान लेते हैं कि सेब है, हम बच्चे को दिखाते हैं कि ये सेब है, या फिर बॉल है, बॉल दिखाते हैं खेलने के लिए, तो बच्चा बॉल की ध्वनि को, जो हमारे हाथ में रखी गई वस्तु है, जो बॉल है, तो बॉल शब्द को और हाथ में रखी वस्तु को, दोनों को आपस में जोड़ता है और तब समझ पाता है कि ये इस वस्तु को बॉल कहा जाता है। जैसे बच्चा का ध्यान दूसरों का ध्यान पाने के लिए भाव भंगिमा का अभ्यास करता है, यानी कि बच्चा दूसरों का ध्यान पाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की गतिविधि करता है। इस बिंदु पर बच्चे आत्मनियंत्रण और संकेत प्रणाली को आत्मसात कर लेते हैं। वाइगोत्स्की ने शिशु विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह प्रतिक्रिया दी कि ज़्यादातर वह किसी विशेष संदर्भ में दूसरों से संवाद की अपेक्षा एकालाप भाषण स्थापित करते हैं, और मुख्य रूप से जब वे किसी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं या किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जब भी बच्चों को सामने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो यह गैर सामाजिक वार्ता दृढ़ता से बढ़ती है। वाइगोत्स्की ने सारगर्भित तरीके से यह बताया कि यह गैर सामाजिक वार्ता आत्मकेंद्रित नहीं है बल्कि अभिव्यक्तिशील है। यह निजी संभाषण या अंतरंग वार्ता है जो बालकों को योजनाओं को आकार देने में मदद करता है और आचरण को नियंत्रित करता है ताकि वे उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यदि हम इसे इस दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों को और अधिक सुव्यवस्थित तथा योग्य समस्या समाधानकर्ता बनाकर भाषा के द्वारा उनके संज्ञात्मक विकास में विवेचनात्मक योगदान दिया जा सकता है। वाइगोत्स्की ने यह बताया है कि उम्र के साथ निजी संभाषण संक्षिप्त होता जाता है। 4 साल का बच्चा जो एक वाक्यांश से लेकर एकल शब्द और अंत में केवल होंठों की बुदबुदाहट तक प्रगति करता है, वो 7 से 9 सालों के बच्चों में सामान्य है। उनके विचार से स्वतः वार्ता कभी भी पूर्णतया समाप्त नहीं होती है। यह मानसिक रूप से स्वतः पथ प्रदर्शन में सहायता करती है और फिर गुप्त रूप से निष्क्रिय हो जाती है। यहाँ से इस पैराग्राफ को समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि वाइगोत्स्की ने शिशु विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह प्रतिक्रिया दी कि ज़्यादातर वो किसी विशेष संदर्भ में दूसरों के संवाद की अपेक्षा एकालाप भाषण स्थापित करते हैं, यानी कि वो दूसरों से संवाद करने की अपेक्षा, यानी कि दूसरों से संवाद करने की जगह वो अपने आप ही अब स्वतः से बात करना ही पसंद करते हैं, और मुख्य रूप से जब वे किसी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं या किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि या तो वो किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें, जैसे कि विद्यालय में कोई कुछ उन्हें सीखने के लिए कहा गया है, सामने कुछ शब्द लिख दिए गए हैं या कुछ वर्ण लिख दिए गए हैं, उनको लिखने का प्रयत्न करता है तो दूसरे से बात करने की अपेक्षा वो खुद उनको सुलझाने की कोशिश करेगा। या फिर कुछ विशेष लक्ष्य उनको प्राप्त करना है तो उसके लिए दूसरों से संवाद करने की अपेक्षा यानी कि जगह पर वो स्वतः ही उनको कार्य करने का प्रयत्न करेगा। जब भी बच्चे के सामने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो यह गैर सामाजिक वार्ता दृढ़ता से बढ़ती है। यानी कि जो गैर सामाजिक वार्ता है, और जब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी अवरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी कि कुछ परेशानी हो रही है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो गैर सामाजिक वार्ता दृढ़ता से बढ़ती है। यानी कि दूसरों से बात करने की में दृढ़ता, मतलब जो दूसरों से उसको बातचीत करके उससे लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहिए था, वो दृढ़ता और बढ़ जाती है उसके अंदर। यानी कि वो स्वतः ही उन कार्यों को करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करता है। वाइगोत्स्की ने सारगर्भित तरीके से यह बताया कि गैर सामाजिक वार्ता आत्मकेंद्रित नहीं है बल्कि अभिव्यक्तिशील है। आत्मकेंद्रित नहीं है बल्कि अभिव्यक्तिशील है, यानी कि वो खुद केंद्रित। वाइगोत्स्की के कथानुसार बच्चे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों की भाषा को अपने में समाविष्ट करते हैं और उन्हें प्रयोग में लाते हैं। निजी संभाषण को हम छोटे बच्चों में आसानी से देख सकते हैं जो प्रायः स्वतः से ही बातें करते हैं, विशेषकर जब वह कठिन कार्य करते हैं। जब भी बच्चे सरल लक्ष्य की अपेक्षा कठिनाई का सामना करते हैं, अभूत हद तक निजी संभाषण पर निर्भर रहते हैं और गलतियों को करने के बाद कैसे आगे बढ़ें तय करते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन में आत्मनिर्देशन से वृद्धि होती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि दूसरों की भाषा को अपने में समाविष्ट करते हैं और उन्हें प्रयोग में लाते हैं। यानी कि जो दूसरा कर रहा है उसको कॉपी करेंगे या फिर उससे अपने आप को सीखेंगे कुछ। यहाँ पर छोटे बच्चों में आसानी से देखा जा सकता है कि जब वो अपना कोई कार्य कर रहे होते हैं तो
खुद से ही बातें कर रहे होते हैं, या हो सकता है वो अपने मुंह से बाहर निकालें उन बातों को, या फिर अपने ही दिमाग में रखें, विशेषकर जब वो कठिन कार्य करते हैं। और जब भी लक्ष्य के अपेक्षा कठिनाई का सामना करते हैं, सरल लक्ष्य की अपेक्षा कठिनाई का सामना करते हैं, यानी कि कोई सरल लक्ष्य है लेकिन अभी उनको कठिनाई वाला लक्ष्य, सरल लक्ष्य की अपेक्षा कठिनाई का सामना करते हैं, यानी कि कोई सरल लक्ष्य की जगह एक कठिन लक्ष्य है उनके पास में, तो निजी संभाषण पर निर्भर रहते हैं, यानी कि दूसरों की सहायता की जगह वो अपने आप को ही, अपने स्वतः ही उस कार्य को करेंगे और हासिल करना चाहेंगे उस लक्ष्य को। और गलती करने के बाद आगे कैसा बढ़ा जाएगा इसको भी वो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन में आत्मनिर्देशन से वृद्धि होती है, यानी कि उनका खुद का निर्देशन हो रहा है वहाँ पे, और इससे उनके अंदर वृद्धि होती है। फलस्वरूप निजी संभाषण बौद्धिक संयोजन में एक महत्वपूर्ण उपकरण की तरह उभरता है, एक ऐसा माध्यम जिससे बच्चे अपने मानसिक क्रियाकलापों को आकार देकर तथा नियंत्रित करके समस्याओं का समाधान करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बाद में निजी संभाषण मौन में बदल जाता है, फिर भी उसका महत्व बना रहता है, यानी कि पहले हो सकता है छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो अपने मुंह से भी कुछ बोलते रहते हैं जब वो खुद से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें मौन अवस्था में बदल जाती हैं, यानी कि होता बाद में भी है लेकिन उसके बाद वो मुंह से शब्दों को निकालना बंद कर देते हैं। यानी कि जैसे अगर खुद के माइंड में कुछ चल रहा है तो हो सकता है मुंह से बोलें उस चीज़ को कि उनके वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन बाद में वो मौन रहकर रह जाता है, लेकिन उसका महत्व तब भी उतना ही बना रहता है जितना पहले के टाइम पर, यानी कि जब वो छोटे होते हैं। शोध यह बताते हैं कि जो विद्यार्थी निजी संभाषण में ज़्यादा शामिल नहीं होते वो कठिन कार्यों को भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं अपेक्षाकृत जो उनमें शामिल नहीं होते हैं। कई सारे शोध यह इंगित यानी कि डिनोट करते हैं कि निजी संभाषण समावेशन की प्रक्रिया में एक सोपान के रूप में तथा समस्याओं के समाधान में एक उपकरण के रूप में सहायता करते हैं। ये बताया गया है कि शोध यानी कि रिसर्च यह बताती है कि विद्यार्थी जो निजी संभाषण में ज़्यादा शामिल नहीं होते हैं वो कठिन कार्यों को भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं अपेक्षाकृत जो उनमें शामिल नहीं होते हैं। यानी कि जो निजी संभाषण में शामिल होते हैं वो कठिन कार्यों को भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते, मतलब जो इसमें निजी संभाषण में शामिल नहीं होते वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, कठिन कार्यों को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। आत्मसात के बारे में जान लेते हैं। आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाह्य क्रिया और संभाषण आंतरिक और मानसिक स्तर पर क्रियान्वित होते हैं, यानी कि दोनों कार्यों में सामंजस्य बैठा होता है। शोधों के माध्यम से यह प्रमाणित होता है कि जब बच्चे किसी कार्य का संप्रत्यय में दक्षता हासिल करते हैं उनका निजी संभाषण धीरे धीरे कम होता जाता है। निजी संभाषण सामाजिक पारस्परिक व्यवहारों के अंतःक्रियाओं के मध्य एक सेतु मार्ग है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियोज़ को भी देखना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।